साइबर क्राइम की दुनिया में जल्द अपराधी को पकड़ सके। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? मैं कब से देख रहा हूँ, मुझे कंप्लेंट किए हुए पूरे 4 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक लोगों को यहाँ पर चाय पीने और गाने सुनने से फुर्सत ही नहीं है। अबे सुन, ये पुलिस स्टेशन है बेटा, ठीक है? और यहाँ काम न अपने तरीके से होता है। तेरे को क्या लगता है हम पिछले 4 घंटे से यहाँ चाय पीने और गाना सुनने में मस्त हैं? नहीं सर, वो बात नहीं है। वो क्या है ना, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे को लगा कि आप लोग मेरे केस को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा दिमाग खराब हो गया था सर। अरे मेरा काम करने का तरीका तेरे को समझ में नहीं आएगा रे। अपना काम करने का स्टाइल थोड़ा अलग है, लेकिन रोक टोक ना जरा भी पसंद नहीं है मेरे को। तू समझा क्या? सुन सियाणे, जो तेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है ना, ऐसा फ्रॉड हर दिन हमारे देश में बहुत लोगों के साथ होता रहता है। कई बार तो ऐसे क्रिमिनल को पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है पुलिस वालों के लिए भी। और तेरे को लगता है ना कि हम यहाँ पे सिर्फ चाय पीने के लिए रुके हैं, तो तेरे को शायद मालूम नहीं है इधर प्लानिंग चल रहा है। प्लान? कैसा प्लान? बोले तो एकदम क्रिमिनल की बैंड बजाने का प्लान रे। अच्छा तू बता कि तूने साइबर क्राइम फोरम में इसकी रिपोर्ट की थी क्या? नहीं। इसलिए तो कहते हैं कि जागरूक बनो, वरना ऐसा कांड होना ना नॉर्मल बात है। पर अब क्या होगा? देख, ये मैटर साइबर क्राइम के अंदर आता है, इतना तो तेरे को मालूम होगा ना। समझा? इसलिए अपन लोग मस्त चाय पानी पी रहे हैं इधर। बाकी टेंशन नहीं है, कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा तेरे केस का, बोले तो इस साइबर क्राइम का। पर फिलहाल के लिए तुझे हमें अपने कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, साथ में तेरे बैंक खाते से जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका प्रूफ, और उस वेबसाइट की डिटेल जहां तेरे साथ ये झोल हुआ है। सारा कुछ हमको बताना होगा, तो ही हम लोग तेरी हेल्प कर सकते हैं। साइबर सेल की जिम्मेदारी बड़े साइबर क्राइम से रिलेटेड केसेस को हैंडल करने की होती है। ऐसे में निशांत का केस साइबर टीम की हेल्प लेकर अर्जुन खुद सॉल्व करने की कोशिश में लग गया, लेकिन इस बार हालात पहले की तरह नहीं थे, इसलिए यहाँ चुनौती अर्जुन के लिए बहुत मुश्किल होने वाली थी। सर ये रहे निशांत आप्टे के कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट, और ये और भी कुछ डिटेल्स हैं उसके बैंक अकाउंट से जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं सबकी डिटेल्स इसके अंदर मिलेगी आपको। ट्रांजैक्शन तो अलग अलग अकाउंट पे हुए हैं रे, इसका क्या मतलब है रे? कंफ्यूज नहीं होने का सर, नहीं तो डीएसपी राठौड़ साहब ना हम सबको कंफ्यूज कर देंगे। रे मैं तुम लोगों को कितनी बार बोला है रे, राठौड़ सर का नाम हर बार नहीं लेने का, उसका उम्र बहुत लंबा है रे बाबा। देखो नाम लियो, राठौड़ सर का कॉल हाजिर। साहेब फटाफट कॉल उठाओ, हाँ, वरना बड़े साहब गुस्सा हो गए तो। जय हिंद सर। 5 बजे सुना है अपना काम बड़ी जिम्मेदारी से कर रहे हो तुम। क्या बात है सर, यकीन नहीं होता। किस बात का यकीन नहीं होता तुम्हें 5 बजे? वो क्या है ना सर कि हर बार इन कानों को ऑर्डर सुनने की आदत हो गई है सर। ऐसे में जब आप अपन से ऐसे प्यार से बात करते हैं ना, तो ऐसा लगता है किसी और से बात कर रहा हूँ। ये मजाक का वक्त नहीं है 5 बजे, एक जरूरी बात करनी है। अभी मेरे केबिन में आओ। पता है काले, कभी कभी तो मेरे को लगता है कि डीएसपी राठौड़ ही भगवान है, जैसा मर्जी वैसा चला रहा है अपन को। देखना काले, जब अपन डीएसपी बनेगा ना तो अपना भी ऐसा ही रॉब होगा, देखना तू। डीएसपी आजकल ऑनलाइन मनी मेकिंग के नाम पर एक से बढ़कर एक डेंजरस केसेस सामने आ रहे हैं सर। ऐसे केसेस में लोग मिनटों में अपना नंबर, फोन और लोकेशन चेंज कर लेते हैं, इसलिए इन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। मतलब अब अपन लोग कभी भी उन लोगों तक पहुंच नहीं सकते हैं क्या? पहुंच सकते हैं सर, अपने तरीके से, जिसमें आपको ही कुछ करना होगा, पर जैसा जैसा मैं बताता हूँ वैसा। विष्णु ने अर्जुन को कुछ करने को कहा, उसने ठीक वैसा ही किया जिस ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए निशांत से पूरे 80,000 ठगे गए थे, जो वेबसाइट न जाने कितने लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसा ठग रही थी। अब उसी वेबसाइट वीपीएस इंडिया पर अर्जुन एक फर्जी नाम और आईडी के साथ मौजूद था। जैसे ही अर्जुन ने उस वेबसाइट पर फर्जी रजिस्ट्रेशन किया, वैसे ही अर्जुन के व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज आने लगे। फिर एक अननोन नंबर जिसका कॉल अर्जुन को आया। हेलो, दिव्या दिस साइड। क्या हमारी बात मिस्टर सूरज पांडे से हो रही है? यस, हम ही सूरज पांडे हूँ, छपरा बिहार से।
और हमको इस टाइम जॉब की बहुत जरूरत है। अब क्या बताए मैडम, घर का सारा खर्चा, बीवी बच्चे और आमदनी जीरो, और हम हुए खेती बाड़ी वाले। लेकिन हम अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं, पर ये सब ऑनलाइन जॉब ना कभी किए नहीं हम। कोई बात नहीं सूरज जी, हम आपको फोन में सारा कुछ समझा देंगे और फिर आप भी 2-3 घंटे काम करके 3,000 से 5,000 तक कमा सकते हैं। अरे बाप रे, 3,000 से 5,000, वो भी ससुरा 3-4 घंटे में? अगर ऐसा है तो मैडम हम यहाँ काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपसे ना एक वो बात बोलना चाहते हैं। हाँ जी बोलिए। ओ का है ना मैडम, आपका आवाज बहुत बढ़िया है। हम ऐसा आवाज अपनी लाइफ में ससुरा आज तक सुनवे नहीं किए हैं, माई कसम। कहते हैं कि भले ही अपराधी कितनी ही होशियारी कर ले, लेकिन अपराध करने के बाद कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। अर्जुन ने सूरज पांडे बनकर कॉल पर जो बात की, उससे पुलिस को अपराधी तक पहुंचने का एक पुख्ता सुराग आखिरकार मिल ही गया। अब देखते हैं विष्णु के साथ मिलकर अर्जुन कैसे अपराध की जड़ तक पहुंचता है। इसलिए तो मैं आपको ये सब करने को बोला। पहले घंटा घर का सायरन और फिर अजान की आवाज। हमें जल्द से जल्द उस तक पहुंचना होगा। मतलब बॉस, मैटर क्लियर है। इन सब के पीछे जो बंदा है वो इस वक्त उसी जगह पर है जहां घंटा घर का सायरन और मस्जिद से अजान की आवाज एक साथ देखने को मिलती है। यानी कि दोनों बिल्डिंग्स एक दूसरे के एकदम क्लोज हैं। हाँ, अब अपन अच्छे से समझ गया कि वो जगह कौन सी है। अब इस पर मेरे को नहीं बोलने का, हाँ? मैं अपना काम अच्छे से किया। वैसे ना कभी कभी अपन के दिल में भी ये ख्याल आता है कि अपन को भी ना ये जो पुलिस गिरी है ना, छोड़ के तुम्हारे ही माफिक काम करना चाहिए। बोले तो हैकर गिरी। क्या सर, हैकर बनना इतना आसान होता तो हर कोई ये काम कर लेता सर। अपन के काम में दिमाग की बैंड बज जाती है सर। हाँ समझ गया, तुम अपने काम में मस्त और मैं अपने काम में मस्त। लेकिन अपन का नंबर और लोकेशन तो उस लड़की के पास है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? डोंट वरी सर, मैं एकदम एक्सपीरियंस्ड हैकर हूँ। सारा कुछ सिस्टम अपने कंट्रोल में है। सामने वाले को लगेगा कि आप बिहार से बोल रहे हो, तो उसे ऐसा लगने देने का। तब तक अपन लोग अपना काम कर लेते हैं। पुलिस की तहकीकात का ये अंतिम दौर था, जब अर्जुन ने हैकर विष्णु की मदद से ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले अपराधी की उनके दरवाजे तक आ चुका था। बिरजैस, अरे देख रहे जाकर इस टाइम पे कौन आगे ला रहे इधर? अबे यार अभिनव, तेरे को दरवाजा खोलने में कोई टैक्स लगता है क्या? देखना मैं कितना इंपॉर्टेंट काम में बिजी हूँ यार। वो उधर सलीम सोशल मीडिया पर लड़कियों के साथ लगा होगा, तो उसको बोलना जाकर कि वो दरवाजा खोले यार। सलीम, अरे देखना जाकर दरवाजे पर कौन है इधर। अरे कब से दरवाजा बजा रहा है, साला कोई सुनने को रेडी नहीं है। एक काय को चिल्लम चिल्ली करता है रे तू? मैं है ना, मैं देखता है दरवाजा खोल के कौन है। अबे आया रे, थोड़ा देर पेशेंस रखने का। हाँ, कौन है रे तुम लोग, और इधर काय को आए रे तुम लोग? आज से पहले तो तुम लोगों को कभी नहीं देखा मैं इधर। वो क्या है ना बेटा, हमको तुमसे कुछ स्पेशल काम था, इसलिए हम लोग इधर आया है। काय को बात को घुमाता है रे? डायरेक्ट बोलना क्या काम है।
ऐसे घुमा फिरा के अपन के मगज में बात नहीं घुसती, मालूम ना? देख, हम लोगों को ना तेरे से कुछ सीखने का है, इसके लिए हम लोग इधर आए हैं। बोल, सिखाएगा ना? अरे सलीम कौन है रे दरवाजे पर? अरे तू तो साला उधर ही चिपक गया क्या? मालूम नहीं भाई, 2 ढक्कन लोग आए इधर दिमाग का माँ बहन करने। अरे दिमाग की माँ बहन नहीं करने रे, हम तो इधर तेरी माँ बहन करने आए हैं। एएसपी अर्जुन कचबजे आया है तुम्हारी बैंड बजाने। क्या बात है साहब, इधर क्यों आया आप? एड़ा बन के पेड़ा खिलाने की कोशिश मत कर। अब तुम लोगों का गेम ना ओवर हो गया, बोले तो खल्लास एकदम। अब तू बाजू हट, तेरे बाकी साथियों का भी गेम ओवर करना है मेरे को। ए, ये सब क्या है रे? कौन है बे तुम लोग? ए सलीम, क्या है रे ये सब? पिक्चर का द एंड हो गया। अरे भाई लोगों, अब बंद करो रे अपना ये ताम झाम और चलो, तुम्हारी बारात का टाइम आ गया है। अबे कौन है बे तू? हैं? हाथ में रिवॉल्वर क्या ले लिया? खुद को बड़ा दादा समझता है क्या? हैं? बेटे, एक फोन घुमा दिया ना तो तू यहाँ से वापस नहीं जाएगा, समझा? एक ही लाफा में हवा टाइट। अब बेटे हवालात में जाके मजे करना। कहते हैं कि कई बार जो हमें अपने सामने दिखाई देता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो अक्सर नजर नहीं आता। अभिनव, ब्रिजेश और सलीम, ये तीनों लोग लोगों से पैसे ठगने के लिए एक प्लान के तहत ऑनलाइन होने वाले अपराधों को अंजाम तक पहुंचाते थे। निशांत और अर्जुन दोनों से फोन कॉल पर किसी लड़की ने बात की थी, लेकिन यहां इन तीनों के अलावा और कोई नहीं था। पुलिस ने अभिनव, ब्रिजेश और सलीम को पकड़कर लॉकअप में डाल दिया और फिर तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। साला फोन कॉल पे लड़की की आवाज सुन के साला अच्छा खासा चक्कर खा के गिर जाए। ये सब कैसे किया रे तुम लोग? अपन सारा कुछ अपने सिस्टम से कंट्रोल करता है, बोले तो एआई टेक्नोलॉजी से। अपन लोग लड़के की आवाज को लड़की की आवाज में बदल दिया। लोगों को लगता था कि फोन पर कोई लड़की बात कर रही है, पर असल में हम लोग बात कर रहे होते थे। और फिर कैसे इतना बड़ा गेम खेला रे तुम लोग? साहब, शुरुआत में तो हम छोटे मोटे फ्रॉड करते थे, कभी कभी रिचार्ज के नाम पर, तो कभी लकी ड्रॉ के जरिए लोगों को फोन पर मैसेज आता था। इसके बाद अपन लोग गूगल पे और फोन पे के नाम पर फ्रॉड करने लगा, एक एप्लीकेशन की मदद से, जिससे हम सामने वाले के फोन को ना पूरे का पूरा हैक कर डालते थे। और जैसे ही अगला बंदा उसमें गूगल पे या फोन पे पर पिन डालता ना, तो सारा पैसा अपने अकाउंट पे आ जाता था। और जब अपन लोगों को लगा कि पब्लिक होशियार हो गई है, तो अपन लोगों ने वेबसाइट लॉन्च की वर्क फ्रॉम होम के लिए, क्योंकि अपन लोगों को मालूम था कि आज की डेट में हर दूसरे बंदे को जॉब की जरूरत है, काम की जरूरत है। ऐसे में वेबसाइट का चक्कर काम कर गया, और ऐसा करके हमने खूब पैसा छापा। साला कुतरेया, लोग एक एक पाई करके पैसा इकट्ठा करते हैं, जिसको तुम लोग एक झटके में उसके बैंक अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो रे। तुम लोगों को शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? साहब कसम खाता है हम लोग, आइंदा से कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। अब हमें जाने दीजिए ना। अब तुम लोग क्या है ना, एएसपी कचबजे के हाथ चढ़ गया है। अब तो तुम लोगों को साला भगवान भी आकर नहीं बचा सकता, समझा? साइबर क्राइम आज की दुनिया में बाकी अपराधों से बिल्कुल अलग है, जहां पल भर में ही हैकर्स लोगों के अकाउंट से लाखों रुपए गायब कर देते हैं। ऐसे में लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन जॉब करते समय सावधानी बरतें और सतर्क रहें। ऑनलाइन फ्रॉड के इस केस को सुलझाकर अर्जुन ने न सिर्फ निशांत और उसके जैसे कई लोगों को न्याय दिलाया, बल्कि डीएसपी राठौड़ और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की नजर में भी उसकी इज्जत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई। हर एक केस को अपने नजरिए से हैंडल करने की तुम्हारी काबिलियत वाकई में कमाल की है एसपी अर्जुन काजबजी। आई एम श्योर दैट यू विल कंटिन्यू टू वर्क लाइक दिस इन फ्यूचर टू। इसका मतलब अब अपन प्रमोशन की लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया है क्या सर? यही बोलना चाहते हैं ना सर आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे दिमाग में हर टाइम प्रमोशन ही चलता रहता है। डोंट वरी, तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, लेकिन वक्त आने पर। अभी मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुमसे टाइम टू टाइम अपडेट लेता रहूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट केस।
मेरे को लगता है ना काले कि अपन का किस्मत में प्रमोशन का कोई चांसेस नहीं है रे। अक्खा लाइफ ये डीएसपी अपन को एएसपी ही रखेगा रे। सर मेरे को भी यही लगता है, मैं पूरे लाइफ टाइम हवलदार ही रहूंगा। एक तरफ पुलिस स्टेशन के अंदर अर्जुन अपने प्रमोशन पर अटका हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ वर्मा ज्वेलर्स के ओनर के घर के अंदर देर रात अपने हाथों पर रिवॉल्वर और धारदार हथियार लिए एक अनजान नकाबपोश घुस आया था। कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, वरना एक एक को भून डालेगा अपन, समझा? कौन हो तुम और इस तरह हमारे घर में क्यों घुस आए हो? हाँ? देखो, तुम लोग को जितना पैसा चाहिए हम देने को तैयार हैं। बस तुम लोग हमें छोड़ दो। तुम लोगों की दुश्मनी मेरे से है ना, तुम मेरे को मारो ना, बस मेरी फैमिली को छोड़ दो। सुजाता, तुम अंकिता को लेकर अंदर जाओ। पर पापा। ज्यादा लपर चपर नहीं है, अपनी बीवी को बोल घर में जितना माल पड़ा है सारा बाहर लेके आ, और ऊपर जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश मत करना, वरना इसी टाइम में तीनों को खल्लास कर डालेगा मैं। ये जैसा जैसे कहता है सुजाता, तुम वैसा करो, अगर जान बची रही तो पैसे और कमा लेंगे। हाँ। जिग्नेश के इतना समझाने पर सुजाता नीचे हॉल से ऊपर वाले कमरे में गई और 10 मिनट बाद अपने कबर्ड से कुछ पैसे लेकर बाहर आ गई। ये लो, इसके अंदर पूरे 10 लाख रुपए है। सिर्फ 10 लाख? मैं तेरे को सारे पैसे लाने को बोला था ना, और तू सिर्फ 10 लाख लेकर आई है। हमारे बाकी के पैसे सारे हमारे बैंक अकाउंट्स पर पड़े हुए हैं। अब इतनी रात को मैं कहां से और पैसे लेकर आऊं? देखो, अब तुम्हारे पैसे भी तुम्हें मिल चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। छोड़ दो मेरे परिवार को, प्लीज। प्लीज अंकल, छोड़ दो हमें। इस टाइम पुलिस? मैं तेरे को क्या बोला था, पुलिस को इन्फॉर्म मत करना, पर तू जाकर पुलिस को इन्फॉर्म किया ना। प्लीज अंकल, छोड़ दो मेरे मम्मी पापा को, प्लीज। अंकिता ने बस इतना ही कहा था कि सामने खड़े उस अनजान शख्स के रिवॉल्वर से निकली एक गोली उसके सर को चीरते हुए पीछे से निकल गई। उसकी रिवॉल्वर से एक और गोली निकली जो सुजाता के सीने के आर पार हो गई कि तभी अचानक लाइट चली गई और इसी बीच जल्दबाजी में रिवॉल्वर से निकली अगली गोली जिग्नेश को जा लगी और अगले ही पल पुलिस भी वहां आ पहुंची। पुलिस के वहां पहुंचते ही उस अनजान शख्स ने रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाया और एक गोली अपने सर के आर पार कर दी, इस डर से कि कहीं वो पुलिस के हत्थे न चढ़ जाए। पुलिस के हाथ लगने से बेहतर उसने अपनी मौत को चुना। वर्मा ज्वेलर्स के ओनर जिग्नेश वर्मा के परिवार में उसकी बेटी अंकिता और पत्नी सुजाता के अलावा और कोई भी नहीं था, सिवाय उनके घर के नौकर राजू के, जो कि उस वक्त वहां नहीं था। उस वक्त अपराधी ने रिवॉल्वर से जिग्नेश वर्मा, उसकी बेटी अंकिता और पत्नी सुजाता तीनों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। एक तरफ तो पुलिस के लिए ये केस शीशे की तरह साफ था, तो वहीं दूसरी तरफ इसमें अभी अभी बहुत कुछ होना बाकी था। पुलिस के डर से खुद ही सरेंडर कर दिया, खुद की खोपड़ी में गोली मारकर। बड़ा डेंजरस गेम है। पर काले एक बात बताऊं, मेरे को ना एक बात अभी तक समझ में नहीं आई रही। वो क्या सर? अरे यही काले की साला पूरे घर में यही तीनों लोग रहते थे क्या? और देख, मारने वाले ने भी तीनों को एक साथ ही मार डाला है। सर ये तो जिंदा है। इसको फटाफट हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, इसकी हालत तो बहुत खराब है सर। इन्हें मत मारो, नहीं, मेरी फैमिली को छोड़ दो। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं, छोड़ दो मेरी फैमिली को। ये तो फिर से बेहोश हो गया, इसको जल्दी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा सर, कहीं ऐसा ना हो इसकी जान निकल जाए। थैंक गॉड टाइम पर ये लाइट आ गई, वरना मेरे मोबाइल की बैटरी एकदम खत्म ही होने वाली थी। अब लाइट आ ही गई है तो इसकी अच्छी से तलाशी कर, पता तो चले कि ये है कौन। सर इसकी जेब से पर्स मिला है, इसके अंदर कोई आईडी तो नजर नहीं आ रहा है, बस थोड़े से पैसे हैं सर। काले, जल्दी से इसकी तस्वीर अपने फोन में क्लिक कर। पर काहे को? क्या रे काले,
भैंसे जैसी खोपड़ी है और अकल मच्छर जितनी भी नहीं है तेरे को। आखिर पता तो लगना चाहिए ना कि मर्डर किया किसने है। ये तो चुपचाप काम करना। घर तो बड़ा औसम है रे, बोले तो एकदम फर्स्ट क्लास, इसलिए तो चोर इस घर में डाका डालने आए रे। देख तो क्या मस्त है, पर क्या फायदा, उसकी पूरी फैमिली को मार दिया और फिर पुलिस के डर से खुद को ही गोली मार दी साला। मरने वाला और मारने वाला दोनों इधर ही है। इस चोर की पहचान करते हैं तो गेम ओवर समझो। इसका मतलब केस का दी एंड नहीं काले, हर बार का द एंड नहीं होता। पिक्चर तो अभी बाकी है रे। पिक्चर बाकी है बोले तो अभी क्या ये मुर्दा बोलने लगेगा सर? नहीं रे काले, फिलहाल तो अपन लोग यहाँ अच्छे से छानबीन करते हैं, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि सब कुछ एंड हो गया है, पर बहुत कुछ बाकी रहता है। वैशाली इधर देख तो, कितनी सारी ज्वेलरी और पैसे हैं। मुझे तो चक्कर आ रहा है ये सब देखकर। मैंने इतना पैसा कभी नहीं देखा वैशाली, आज शपथ। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के मत दे किसे, अपने काम पे ध्यान दे, समझा? चल अब जल्दी से काम खत्म करते हैं। मेरे को सारा कुछ मालूम है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। काले, वैशाली, तुम दोनों साला इधर काम करने आए हो कि बातें? हाँ सर, इधर घर का इम्पोर्टेंट सामान, सोना चांदी और इन पैसों के अलावा और कुछ भी नहीं है। जिधर मर्डर हुआ था उधर कुछ 10 लाख रुपए मिले थे, पर घर के अंदर तो इतना माल है, फिर उस चोर ने 10 लाख रुपए की मांग ही क्यों की होगी? वर्मा ज्वेलर्स के घर पर अच्छी तरह से छानबीन करने के बाद पुलिस को मौकाए वारदात से कुछ पैसे, धारदार चाकू और एक रिवॉल्वर ही मिली थी। मर्डर के पीछे की सच्चाई अभी तक तो सभी को साफ नजर आ रही है, लेकिन अर्जुन अभी भी मन ही मन उलझा हुआ था। कई सवाल उसे इस केस को लेकर काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे थे। अगले दिन पुलिस स्टेशन में इस केस से जुड़े कुछ और ही सच निकलकर सामने आने वाले थे। रात के केस को लेकर कुछ और मालूम चला वैशाली? यस सर, घर पर इन तीनों के अलावा एक चौथा मेंबर और भी था। मतलब उसका भाई? जिग्नेश वर्मा का कोई भाई नहीं है सर। पूरी फैमिली में सिर्फ 3 ही लोग थे और घर पर उनका एक नौकर भी था, राजू। सर, वर्मा ज्वेलर्स के ओनर जिग्नेश वर्मा को होश आ गया है। अब उनको अभी के अभी हॉस्पिटल चलना होगा रे। और हाँ वैशाली, वो चोर का अभी तक कोई पहचान हुई कि नहीं? सर अभी तक तो मालूम नहीं चल पाया। घर पर 3 मोबाइल फोन मिले थे, उनमें से किसी भी फोन के अंदर इस बंदे का नंबर नहीं है। हाँ, पर कुछ दिन पहले एक अननोन नंबर से जिग्नेश वर्मा को बहुत बार कॉल आया हुआ था। इस चोर के पास से ना आईडी कार्ड मिला, ना कोई मोबाइल मिला। अननोन नंबर को ना कांटेक्ट करने की कोशिश कर, और अगर कॉल उठाए तो उसे शाम के टाइम थाने आने को बोल। जिग्नेश वर्मा के घर पर चोरी कर उनकी हत्या करने वाले आदमी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई थी, इसलिए पुलिस ने उसकी फोटो को न्यूज़पेपर पर छापने का फैसला किया। तो वहीं दूसरी तरफ एएसपी अर्जुन कजबजे वर्मा ज्वेलर्स के ओनर जिग्नेश वर्मा के पास पहुंचा, जो कि उस वक्त हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था और जिसे अब होश आ गया था। You need rest right now. Please don't move too much. उस आदमी ने मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी और बच्ची को मार डाला, और तुम बोल रहे हो कि यू नीड रेस्ट राइट नाउ। मेरी हंसती खेलती जिंदगी पल भर में उजाड़ दी उसने। अब क्या करूंगा मैं? कैसे जीऊंगा अपनी फैमिली के बिना? हाँ, हम समझ सकते हैं आपके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ है, पर एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मुझे इस केस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, और आपसे कुछ सवाल हैं जो मुझे पूछते हैं। इस वक्त मैं कुछ भी सुनने और सुनाने की हालत में नहीं हूँ, क्योंकि अब मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं बचा है सर। पर हमें हमारा काम करना होगा। डॉक्टर साहब, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए हमें इनसे पूछताछ करने की परमिशन दीजिए। आपकी किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी, या पहले कभी ऐसा हुआ हो आपको कभी कॉल पे कोई धमकी वमकी आई हो? नहीं सर,
मेरे साथ किसी की भी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। पूरे 10 साल से मुंबई के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इस आदमी को जानते हैं आप? पहले कभी देखा है इसे? नहीं, ना ही मैंने इसे पहले कभी देखा है और ना ही मैं इसे जानता हूँ। ये वही आदमी है जो आपकी इस हालत का जिम्मेदार है। डोंट वरी मिस्टर जिग्नेश वर्मा, हम लोग इसकी पहचान में जुटे हुए हैं और बहुत जल्द हम लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि ये है कौन। आप बोलते हो कि मुंबई के अंदर आपको 10 साल हो गए हैं, करेक्ट? और 10 साल पहले आप कहाँ थे और क्या करते थे? मेरी शादी को 8 साल हो गए थे और मेरी बेटी की उम्र 6 साल थी। शादी से पहले मैं राजकोट रहता था। राजकोट से मुंबई आने की कोई खास वजह नहीं थी मेरे पास। फिर भी कोई वजह तो रही होगी ना जो आपको इधर आना पड़ा। वो दरअसल हमारी सारी प्रॉपर्टी की रियल ऑनर मेरी बीवी सुजाता थी और मैं बैंक में एक मैनेजर की जॉब किया करता था। सुजाता और मेरी फैमिली के बीच जमीन आसमान का अंतर है, इसीलिए एक बार सुजाता के पापा ने मुझसे इस बारे में बात की और फिर उन्होंने फैसला किया कि हमें अब से मुंबई सेटल हो जाना चाहिए और यहाँ आके उनके बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। बस तब से मैं मेरी फैमिली के साथ यहाँ आ गया और यहाँ आकर ज्वेलरी का धंधा भी मेरे नाम से चलने लगा। जिग्नेश से काफी देर तक पूछताछ करने के बाद कई चीजें खुलकर सामने आई थी। वर्मा ज्वेलर्स का बिजनेस जो जिग्नेश वर्मा के सरनेम से चल रहा था, असल में उसकी असली मालिक उसकी वाइफ सुजाता मिश्रा थी। जिग्नेश की फैमिली जो कि मुंबई में रहती थी, उसमें एक चौथा आदमी भी था जो कि घर का नौकर था और उस दिन उसे पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। क्या नाम बताया तुमने अपना? राजू शंकर साहब। जिग्नेश वर्मा के घर में कितने सालों से काम कर रहे हो? साहब पूरे 10 साल हो गए। इसका मतलब जब से जिग्नेश वर्मा की फैमिली इधर है तब से तुम भी उनके घर पर हो? हाँ साहब। एक ही सवाल में इतना क्यों घबरा रहा है? जैसे तू नहीं उनका मर्डर करवाया हो। साहब ये क्या बोल रहे हो आप? मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मालिक के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं तो ऐसा करने का कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। सर उसका पता चल गया अपने को। वो जो कल रात ये सब कांड किया हुआ था, बाहर उसकी फैमिली के कुछ लोग आए हुए हैं। एक तरफ वर्मा ज्वेलर्स की असली ओनर सुजाता का होना, दूसरी तरफ घर के नौकर राजू का उससे पूछताछ के दौरान काफी नर्वस दिखाई देना पुलिस की नजरों में शक पैदा कर रहा था। तो वहीं आखिरकार काफी घंटों की तहकीकात के बाद अपराधी की पहचान हो गई थी जिसने जिग्नेश की पत्नी और बेटी का मर्डर किया था। पूछे जाने थे। काले, एक गिलास पानी लेकर आ। नहीं, एक नहीं, 2, उस बच्ची के लिए। जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? अनुराधा साहब। ये लो पानी, पहले आराम से पानी पियो, बाद में बाकी काम होगा। ये तुम्हारा हस्बैंड है ना? देखो सही से। हाँ साहब। तुमको तो पता है ना तुम्हारे पति ने क्या काम किया है? हाँ साहब। वैसे तुम्हारा पति काम क्या करता था? साहब 3 महीने पहले तक तो छोटा मोटा काम किया करते थे। घर के पास वाली बिल्डिंग पे वॉचमैन थे, पर फिर बाद में क्या करते थे ठीक से खुलकर कभी बताया नहीं मेरे को। रात भर घर के बाहर रहने लगे। जब पूछा जाए तो बोलते कि परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत का काम कर रहा हूँ, कोई गलत काम नहीं। ये तुम्हारी बेटी है? हाँ साहब, अभी 3 साल की है। नरेश दिवांकर, ये वही नाम था जो जिग्नेश वर्मा के परिवार का कातिल था। एक रात किसी के घर में घुसकर लाखों रुपए की डिमांड करना और उसके बाद जब ऐन वक्त पर पुलिस पहुंची तो खुद को ही गोली मार देना। जो कुछ नरेश दिवांकर ने इस बीच किया था उसका उसके असल कैरेक्टर के साथ कोई भी संबंध नहीं था। इसका पता नरेश दिवांकर के घर के पास ही की बिल्डिंग के अंदर रह रहे लोगों से चला। वही बिल्डिंग जहां कुछ महीनों पहले तक नरेश एक वॉचमैन की ड्यूटी किया करता था। सिर्फ बिल्डिंग वाले ही नहीं बल्कि नरेश के परिचित जितने भी लोग थे सभी का यही कहना था कि नरेश सपने में भी ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता था।
तो क्या उस रात जो कुछ नरेश ने किया था वो पूरा सच नहीं था, या इसके पीछे किसी की गहरी साजिश थी? इस केस से जुड़े ऐसे ही कई सवालों के जवाब तलाशने अर्जुन फॉरेंसिक जांच एक्सपर्ट शिव मदुराई के पास पहुंचा, जो मौकाए वारदात से बरामद चीजों की अच्छे से जांच कर रहा था। इस धारदार चाकू पर सिर्फ एक आदमी के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं और वो खुद नरेश के हैं, लेकिन ये रिवॉल्वर का मेरे समझ में नहीं आया। मतलब समझ नहीं आया मेरे को। बोले तो रिवॉल्वर का कोई सीन है क्या? सर जी, ये तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि रिवॉल्वर में पूरी 6 गोलियां होती हैं, पर इसके अंदर 3 बाकी हैं। क्या? अब ये किस एंगल से पॉसिबल है? क्योंकि नरेश ने जब उन तीनों का मर्डर किया तो 3 अलग अलग गोलियां जिग्नेश, उनकी वाइफ सुजाता और उसकी बेटी अंकिता के ऊपर चलाया, और जब 3 गोली रिवॉल्वर से निकल चुकी है तो नरेश ने खुद को कैसे मारा? आप खुद चेक कर लो, देखो बराबर इसमें 3 गोलियां बाकी हैं। इसका मतलब उधर चौथी गोली भी चली थी, पर नरेश जब मेरे सामने खुद सरेंडर किया तो उसने खुद को गोली मार दी। काले, अपन तो फुल्ली कंफ्यूज्ड हो गया इधर रे। मैं भी। अब सर मेरे को लगता है कि हमें एक बार फिर से उधर छानबीन करनी चाहिए, मेरा मतलब जिग्नेश के घर। पॉइंट है काले तेरी बात में, चलते हैं। अबे यार, इस डीएसपी राठौड़ की घंटी देख फिर बज गई काले। ए काले सुन, तू मेरा फोन पिक कर और सर को बोल कि मैं इधर नहीं हूँ। बोल इनको वॉशरूम गया हूँ, कुछ भी बोलना है बोल दे। उनको बोल मेरे को लूज मोशन हो गया है। बोल बोल बोल, जल्दी बोल। नहीं सर, मैं नहीं करेगा ये सब। आपका प्रॉब्लम आप खुद ही हैंडल करो, हाँ, नहीं तो बाद में सारा कुछ अपने ऊपर आएगा। साले बुरे टाइम पे कभी भी तू ना मेरा साथ नहीं देता काले। तेरे को तो मैं बाद में बताऊंगा तसल्ली से, पहले राठौड़ सर से बात करता हूँ। मेरे को मालूम है ये राठौड़ सर ना आज कुछ नया लेकर आए होंगे मेरे लिए, मेरे लंच के वास्ते। जय हिंद सर। जय हिंद काज बजे। कहो जिग्नेश वाले केस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची? सर मामला एकदम सिंपल सा है, बोले तो अभी फंस गया है। फंस गया है मतलब? मेरा मतलब सर, वो जिग्नेश की फैमिली का मर्डर हुआ था। उधर पुलिस के सामने नरेश ने खुद सरेंडर किया था, पर फॉरेंसिक जांच करने से मालूम चला कि उसके रिवॉल्वर से सिर्फ 3 गोलियां निकली थी, जो उसने जिग्नेश, उसकी वाइफ और उसकी बेटी के ऊपर चलाई थी। लेकिन उधर चौथी गोली भी चली थी जो खुद नरेश ने अपने ऊपर चलाई थी, जबकि रिवॉल्वर पर 3 गोलियां बाकी हैं। सर इधर मामला बहुत उलझ चुका है। ठीक है काज बजे, मामले को उलझाओ मत, सुलझाने की कोशिश करो। मुझे आज शाम तक आगे की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टाइम टू टाइम चाहिए, अंडरस्टैंड? यस सर। जय हिंद सर। अच्छी खासी दुश्मनी निभा रहा है ये डीएसपी राठौड़ मेरे से। बोलता है टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देते रहना। अब तू ही बता काले, क्या इधर मैं भजिया तलने आया रे, या मैं सारा दिन इधर चाय पीने में निकाल देता है? जब तक डीएसपी सर पे है ना, तब तक सांस लेना भी ना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। सबूतों के आधार पर जुर्म की तह तक पहुंच पाना काफी हद तक आसान हो जाता है, लेकिन कई बार मौकाए वारदात से बरामद चीजें सबूतों की पूरी गवाही नहीं देती। आधे अधूरे सबूतों से सिर्फ शक के आधार पर अपराधी को रिमांड में लिया जा सकता है, लेकिन जब तक कोई ठोस सबूत ना हो तब तक अपराधी कौन है ये बता पाना मुश्किल होता है। लेकिन कई बार चीजें हमारे सामने होती हैं और हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे कि मामले की तह तक पहुंचने में मुश्किल होती है। कहने को पुलिस ने एक बार जिग्नेश के घर की अच्छे से तलाशी कर ली थी, लेकिन अभी भी रिवॉल्वर से निकली उस छोटी गोली का सवाल बाकी था। कुछ तो ऐसा था जो पुलिस को गुमराह कर रहा था। इधर अर्जुन तहकीकात के दौरान हॉस्पिटल पहुंचा, जहां उसे एक बार फिर जिग्नेश से मिलना था, और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन के लिए उसने डॉक्टर रूपाली के कैबिन का रुख किया। Here is the postmortem report of Sujata Verma. इनकी बॉडी से कुछ नशीली दवाओं के ट्रेसेस मिले हैं। आपका मतलब ड्रग्स? यस, सुजाता वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि कुछ दवाओं का यूज़ ये हर रोज़ करती थी, जिसका असर इनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर पड़ा है।
और ये पॉइजन इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। सुजाता वर्मा बॉडी लैंग्वेज से तो एकदम भारतीय नारी लगती थी, पर मेरे को समझ नहीं आता ये वर्मा ज्वेलर्स की जो ओनर है उसको ये सब ड्रग्स के झमेले में पड़ने की जरूरत क्या पड़ गई? हो सकता है मेंटली डिस्ट्रेस हो या कोई स्ट्रेस हो, कुछ भी हो सकता है। मेरे को लगता है ये वर्मा ज्वेलर्स का मर्डर केस सुलझाने का चक्कर में ना अपुनी इधर स्ट्रेस का शिकार हो जाएगा। कोई बात नहीं, हो जाने दो, मैं निकाल दूंगी तुम्हें स्ट्रेस से बाहर, सो डोंट वरी अबाउट दैट। पर तुमको तो मालूम है असल में मेरे स्ट्रेस की वजह क्या है? क्या है? पूरे वर्ल्ड में हस्बैंड के स्ट्रेस की वजह एक ही होती है, उसकी वाइफ। ओहो, तो मैं तुम्हारा स्ट्रेस हूँ? मजाक कर रहा था मेरी जान। तुम तो मेरी लाइफ की हैप्पीनेस हो रूपाली, तुम स्ट्रेस कैसे हो सकती हो रे? ये मजाक तुमको बहुत भारी पड़ेगा मिस्टर हस्बैंड। तहकीकात को अब पूरे 3 दिन होने वाले थे और इन 3 दिनों में जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे पुलिस के सामने एक नया सवाल खड़ा हो रहा था। पहले रिवॉल्वर से निकली उस छोटी गोली का चक्कर जिसने नरेश की जान ली थी, और अब सुजाता वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी बॉडी के अंदर नशीली दवाओं के सैंपल का मिलना इस केस को एक नई दिशा देने में लगा था। तो वहीं इसी बीच एक नए सुराग की तलाश में अर्जुन ने अपनी टीम के साथ फिर एक बार वर्मा हाउस का रुख किया। क्या लगता है कुछ नया हाथ लगेगा इस बार? हम इधर छानबीन करने आए हैं वैशाली, और मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ होएगा इधर, इसलिए अभी बातों में टाइम वेस्ट मत कर, काम पर ध्यान दे। इधर खड़े होके नरेश ने उन तीनों पर गोलियां चलाई थी और रिवॉल्वर उसने अपने राइट हैंड में पकड़ी हुई थी। इसका मतलब नरेश के खड़े होने का पोजीशन ये बन रहा है और गोली उसकी कनपट्टी पे ऐसे चली। इस डायरेक्शन में आगे देखना पड़ेगा रे उस तरफ। और उस तरफ वो खिड़की है उधर? यस, इधर ये विंडो जो कि हल्का ओपन है और इधर पर्दे पर कुछ जला हुआ निशान। इसका मतलब इधर से कुछ हुआ है। करेक्ट काले, इसी साइड से गोली चली है। उस दिन इधर नरेश के अलावा कोई और भी था जिसने एन टाइम पर नरेश को ठोक डाला और सबको लगा कि नरेश ने खुद की कनपट्टी उड़ाई है। साला मिल गया जवाब। पुलिस की तहकीकात से इतना तो पता चल गया था कि विंडो की साइड से एक और गोली चलाई गई थी जिसने नरेश को मारा था। अब सवाल कई उठते हैं कि उस रात वहां नरेश के अलावा और कौन था और क्यों उसने नरेश को मारा था। आखिर क्या थी वर्मा ज्वेलर्स की ओनर सुजाता वर्मा के ड्रग्स लेने की वजह? क्या इन सब के पीछे किसी की कोई गहरी साजिश थी या कुछ और?